जीएस फॉर ऑल की इस इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद उसके दो उत्तराधिकारी होते हैं, एक विदेशी उत्तराधिकारी और एक देसी उत्तराधिकारी, जिसमें पिछली कक्षा में आपने देसी उत्तराधिकारी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से प्रमुख थे सातवाहन। यद्यपि देखा है शुंग, कण्व और सातवाहन तीनों आते हैं, लेकिन सातवाहन से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखिए। और संस्थापक और अंतिम शासक का भी नाम आप ध्यान में रखिए। तो आइए अब हम विदेशी उत्तराधिकारी को देखते हैं। मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी में हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक के, शक, पहलव या पार्थियन या कुषाण, ये चार आते हैं, तो ध्यान में रखिए। तो यद्यपि देखा जाए तो पश्चिमोत्तर भारत से इनका भारत में प्रवेश होता है। पश्चिमोत्तर भारत का मतलब क्या हुआ? अफगानिस्तान, ईरान और रूस के आसपास का जो क्षेत्र है वो पश्चिमोत्तर भारत है। और आगे चल के उधर देखा जाए तो मध्य एशिया यानी पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के क्षेत्र से ये आक्रमणकारी आते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो हिंद यवन आप ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र है, और शक जो है वो भी अफगानिस्तान के क्षेत्र से आते हैं। पहलव जो है ईरान के क्षेत्र से आक्रमण करते हैं, जबकि कुषाण जो है पश्चिमी चीन के प्रदेश से आक्रमण करते हैं। इसके चीन में इसे तोखरी वंश के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। यानी यूची या तोखरी वंश की एक शाखा जो है उसकी 5 शाखा थी, जिसमें एक शाखा कुषाण कहलाते हैं जो कि भारत में प्रवेश किए थे। तो ये चीन के भाग से आए थे, ध्यान रखिएगा। अब बाकी ये सब पश्चिमोत्तर भारत से आए थे। अब देखिए क्या होता है कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में, जैसा कि आपने जाना, 33 वर्ष की अवस्था में 323 से बीसी के लमसम हो गई थी। अब इतने बड़े साम्राज्य जो खासकर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के इसके बड़े साम्राज्य का देखभाल इसके क्षत्रप यानी गवर्नर करते थे। और अगर देखा जाए तो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के गवर्नर उस समय के थे एंटीयोकस प्रथम। तो एंटीयोकस प्रथम के समय किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि सिकंदर का साम्राज्य यथावत रहा, मतलब इस क्षेत्र में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। लेकिन एंटीयोकस द्वितीय के आते आते यहाँ क्या हुआ, विभिन्न गवर्नरों में विद्रोह होने लगा और कुछ अपने को स्वतंत्र करने की चेष्टा करने लगे। आगे चलकर 250 बीसी का समय आता है, और इसमें देखिए एक इसका भाग है बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र, जिसके गवर्नर है डियोडोटस प्रथम, और दूसरा है पार्थियन यानी पर्सिया का क्षेत्र, जिसके गवर्नर है एक्सस, या इसको जेरेक्सस भी कहा जाता है। और ये दोनों अपने को स्वतंत्र घोषित इस समय कर दिए। डियोडोटस और एक्सस दोनों को अपने को स्वतंत्र घोषित करते हुए भी स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने शासन नहीं किया। लेकिन यदि आगे देखिए, यदि हिंद यवन शासकों में, तो आप एक सूची ध्यान में रखिए। इसमें क्या है, डियोडोटस प्रथम के समय बैक्टीरिया के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। डियोडोटस द्वितीय ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, एकदम ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए अगला शासक थे यूथेडेमस, अगला शासक है डेमेट्रियस, फिर आगे शासन करते हैं मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीयाल्किड्स और हर्मिक्स। तो इतने शासक जो है इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया है, यानी बैक्टीरियन क्षेत्र, और देखा जाए तो भारत के पंजाब, सिंध के क्षेत्र पर। तो इसमें से जिसमें अपने काम का है वो देखिए आप ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस को याद रखना है, मिनांडर को याद रखना है, और एंटीयाल्किड्स को याद रखना है। जैसा कि आप भारत के पुरातत्वीय स्रोत के संदर्भ में पढ़े थे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें आपने देखा था क्या, हेलियोडोरस नामक एक यवन राजदूत शुंग काल में, खासकर भागवत यानी पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी जो भागवत हैं, उनके समय में एंटीयाल्किड्स के राजदूत हेलियोडोरस से आते हैं, और वो विदिशा क्षेत्र में गरुड़ ध्वज मतलब भागवत धर्म से प्रभावित होते हैं और भागवत धर्म को अपनाते हैं। डियोडोटस द्वितीय ने अपने आप को सेल्यूकस निकेटर से पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया, और भारत पर यवन का पहला आक्रमण डेमेट्रियस प्रथम ने 190 या 183 बीसी में पंजाब पर किया था।
मतलब पंजाब पर क्या यानी उसके एक बड़े भाग को जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी में बनाई। ध्यान रखिएगा, तो पंजाब से सटा हुआ जो पश्चिमोत्तर भाग है अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध किसने जीत लिया? डेमेट्रियस प्रथम ने, और साकल को उसकी राजधानी। यूनानी शासकों में सबसे विख्यात यदि देखा जाए तो एक मिनांडर था, जिसका कालखंड क्या है? 165 से लेकर 145 बीसी। इसकी राजधानी साकल यानी सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, थी, जो कि एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये ध्यान रखना है। ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ये ध्यान में रखिएगा। इसका नाम नागार्जुन भी बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो एक नाम इसका नागसेन का नागार्जुन भी है। और फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो आप देखिएगा नागार्जुन आए हैं, उससे ये भिन्न नागार्जुन है। तो मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद प्रश्न नामक पुस्तक जो कि बौद्ध ग्रंथ में है, उसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर यानी वार्तालाप का संग्रह है। तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि प्रश्न उत्तर की शैली में दिया गया है, जो कि मिनांडर से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ तथ्य को और भी ध्यान रखिए। जैसे भारत में हिंद यवन शासकों ने ही पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। तो भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाने का काम किसने किया था? हिंद यवन शासकों ने। एक और प्रश्न बनता है, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। और देखिए क्या हेलियोनिस्टिक आर्ट है, इसको यूनानी कला कहा जाता है। यानी पश्चिमोत्तर भारत में यूनान के प्रभाव से एक कला का विकास हुआ, जिसको गांधार शैली के रूप में जाना जाता है। इसी को हेलियोनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। तो इसी में यदि आप देखिएगा तो ये काल्पनिक ग्रीक मूर्ति की तरह इसका निर्माण होता है। जैसे बुद्ध को ग्रीक के अपोलो यानी मतलब यूनानी कला के प्रभाव से अपोलो जो ग्रीक के देवता थे उसके रूप में दिखाया गया है। तो यही है गांधार कला, यह हेलिनिस्टिक आर्ट, इसको भी आप ध्यान में रखिए। एक देखिए तथ्य आता है यवनिका, जिसको पर्दा कहा जाता है। तो नाट्य मंचन के समय जो पर्दा गिराने की प्रथा है, ये शायद यूनानियों की ही देन है, जिसके कारण भारत में पहली बार पर्दा की शुरुआत यूनानियों के द्वारा ही की गई, इसीलिए इसका नाम यवनिका पड़ा। तो ये भी तथ्य ध्यान में रखिए। अब यदि आप गौर से देखिएगा तो इसके जो शासक हुए हैं, जो क्रमशः शासक हुए हैं, तो देखिए डियोडोटस प्रथम, ये मध्य एशिया या पश्चिम एशिया के जो सिकंदर के का शासन था जिस क्षेत्र पर, वहां डियोडोटस के द्वारा विद्रोह किया जाता है, लेकिन विद्रोह पूर्णतः सफल नहीं होता है। डियोडोटस से सेकेंड जो है वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर देखिए जिसका जो हम लोग के काम का है डेमेट्रियस से, इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया और पंजाब के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। मतलब कहा जा सकता है पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध का इलाका डेमेट्रियस के प्रथम के नेतृत्व में आ गया, और साकल को जिसने राजधानी बनाई। और मिनांडर जो है ये प्रसिद्ध राजा हुआ था। देखिए डेमेट्रियस वंश का ही प्रसिद्ध राजा मिनांडर हुआ था। शासक है एंटियालक्रिट्स, जिसका ध्यान रखिए आप। इन्होंने विदिशा क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे, भागवत या भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जो कि भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म को ग्रहण कर लेते। विदेशी शासक को देखा जाए, दूसरा शक, ये भी पश्चिमोत्तर भारत से ही भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्र है मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र से ये आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मूलतः ये मध्य एशिया के निवासी हैं और चारागाह की खोज में भारत आए। मतलब एक तरफ से यह पेस्टोरल है, जैसे वैदिक आर्य भारत आए थे उसी तरह से। अब देखिए यह है भारत के 5 क्षेत्रों में इसकी शाखा बटी थी। तो भारत में एक ही शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तो पंजाब की शाखा जो है आपको गांधार इसकी राजधानी है। फिर तीसरा देखिए मथुरा में, तीसरा मथुरा के क्षेत्र में यानी वर्तमान यूपी में। चौथा उज्जैन या नासिक में, मतलब है मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और पांचवा है दक्कन का क्षेत्र यानी ऊपरी दक्कन के क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हैं क्या महाराष्ट्र का कुछ भाग है और गुजरात का भाग है। तो अब देखिए ये 2 भाग में बट गए थे। शक शासक अपने को भारत में क्षत्रप कहते थे, इसलिए अगर देखा जाए तो ये उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप में बट गए। उत्तरी क्षत्रप में पंजाब और मथुरा वाले
शासक और पश्चिमी क्षत्रप में उज्जैन, नासिक और दक्कन क्षेत्र के शासक आते हैं। ये जो 5 शाखा थी, इसकी अपनी अपनी राजधानी थी। भारत में शक शासक अपने को क्षत्रप कहते थे। और एक ये तथ्य जानिए, विक्रम संवत 58 बीसी में उज्जैन के क्षेत्र में, देख रहे हैं आप, ये उज्जैन या नासिक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 58 बीसी के लमसम, कभी कभी 57 भी दे दिया जाता है, वहां के एक स्थानीय शासक ने अपने को विक्रमादित्य घोषित किया और शकों का वहां से उन्मूलन किया। मतलब शक को उस क्षेत्र से खदेड़ डाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और भारतीय इतिहास में आपको पता होना चाहिए कि अब तक 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें सबसे विख्यात विक्रमादित्य के रूप में माना जाता है किनको, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, जिसके समय फाहियान आए थे। और देखिए इनका कालखंड है 380 से 415 एडी का। तो ये गुप्त शासक है और सबसे विख्यात विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ध्यान में रखिएगा। और यह जो विक्रमादित्य धारण किए थे, जो शकों को खदेड़ा गया था उज्जैन के क्षेत्र से, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत चलाया, जो कि 58 बीसी का है। तो ध्यान रखना है, कालक्रम यदि ध्यान में रहे तो हम इसमें बाइफर्केशन कर सकते हैं, कौन से शक शासक का उन्मूलन इस क्षेत्र में किए थे। देखिए आगे चल के आप गुप्त वंश में भी पढ़िएगा कि शकों का उन्मूलन करने के कारण विक्रमादित्य द्वितीय को सकारी कहा गया है। इन्होंने चांदी की सकारी प्रकार की मुद्रा जारी की थी, जो कि आप गुप्त वंश में पढ़िएगा। और यहां भी अगर देखा जाए तो यहां भी चांदी के सिक्के जारी हुए थे। शक का पहला राजा मऊ था, या मोव लिखा जाता है, जो 20 बीसी से लेकर 22 एडी तक शासन किया। और यह पंजाब की शक शाखा से संबंधित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला। भारत में ये देखा जाए तो शकों में पश्चिमी क्षत्रप जो थे, वो अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनाए रखे काफी लंबे काल तक, और सबसे लंबे समय तक ही इन्होंने ही शासन किया था। अगर इसमें देखा जाए तो इसकी इस शाखा ने गुजरात के बहुत बड़े भाग पर अधिकार किया था, जहां की समुद्री व्यापार में इन्होंने काफी धन कमाया था, जिसके कारण इन्होंने चांदी के बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक के गुजरात के सामुद्रिक व्यापार से ये शाखा काफी लाभान्वित हुई एवं बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। अब इसमें देखिए एक प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम आता है, जिसका कालखंड है 130 से लेके 150 ईस्वी, और इसने गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो काठियावाड़ क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, उसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन द्वारा जो जीर्णोद्धार मौर्यों के द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील का किया गया था, उसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है, जो कि किसका है, रुद्रदामन प्रथम का है। यद्यपि रुद्रदामन प्रथम को संस्कृत का प्रेमी कहा जाता है। इसने सबसे पहले भारत में संस्कृत में एक लंबा अभिलेख लिखवाया था, जिसे जूनागढ़ अभिलेख के रूप में हम जानते हैं, जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो इससे पहले जितने भी अभिलेख भारत में मिले हैं, वे प्राकृत भाषा में मिले हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख जो है भारत में स्थित है, जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के हैं, जबकि संस्कृत का अगर पहला देखा जाए तो वो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को देखा, और अगर देखा जाए तो शकों के बारे में पूरी जानकारी ली। अब दो पहलव या पार्थियन है और दूसरा कुषाण, अगली कक्षा में हम इसको देखेंगे। ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुषाण शासकों के बारे में हमें बेहतर जानकारी रखनी है, ताकि इससे कई एग्जाम में प्रश्न बन सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।